Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसीलिए इसको हम कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम एनिमल टिश्यूज का जो एक टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसको डिस्कस करेंगे। टिश्यूज को स्टडी करने से पहले उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या इसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं टिश्यूज की, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऊतक होते क्या हैं। ऊतक को हम जो है कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना समान होती है, उनको हम ऊतक कह सकते हैं। ऊतक जो है वो बहुकोशिकीय जंतुओं में ही पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम आदि में जो है टिश्यूज नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। सर्वप्रथम जो ऊतकों की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में देखने को मिली थी। जो फाइलम प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के मेंबर्स होते हैं उनमें टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते ही हैं, जबकि पोरिफर्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी ऊतक जो है नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऊतक जो है वो आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे जो है अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल या शरीर का निर्माण करते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो उसको हम प्लांट हिस्टोलॉजी बोलेंगे। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो उसको फिर हम एनिमल हिस्टोलॉजी बोलेंगे। इटली के एक वैज्ञानिक हुए थे मार्सेलो मेलपिज़ाई। उन्होंने सबसे पहले ये हिस्टोलॉजी की जो ब्रांच है उसको स्थापित किया था, लेकिन जो हिस्टोलॉजी जो वर्ड है उसको सबसे पहले मेयर ने इसको यूज किया था। और टिश्यू शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो बाइकैट ने किया था। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी ऊतकों के बारे में। अब हम जो एनिमल्स में जो पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ऊतक जो हैं वो एनिमल्स में 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। हिंदी में इन्हें उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। तो इस पार्ट में जो हम स्टडी कर रहे हैं केवल हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक जो ऊतक रह जाएंगे उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक जिसको हम एपिथेलियल टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। एपिथेलियल जो शब्द है वो रोइस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द को यूज किया था। और एपिथेलियल जो शब्द है वो दो शब्दों में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एपी और थीलिया। एपी का मतलब होता है ऊपर और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। अतः यह इस प्रकार के ऊतक किसी विशेष प्रकार के सरफेस के ऊपर या किसी अन्य प्रकार के ऊतक के ऊपर ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के जो ऊतक हैं वो एक हमारे प्रोटेक्टिव कवरिंग का कार्य करते हैं। यह ऊतक जो है शरीर के ऊपर तथा अंदर विभिन्न भागों की जो लेयर्स होती हैं उनको बनाते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। इसकी जो ऊतक की जो उत्पत्ति होती है, इस प्रकार के जो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, वो तीनों प्रकार के जो जनन स्तर होते हैं भ्रूण में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रकार के जो लेयर्स हैं उनसे ही यह ऊतक बनते हैं। और इस प्रकार के जो ऊतकों में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जो है सटी हुई होती हैं। इनमें कोई भी विशेष प्रकार का जो है आंतरिक अवकाश नहीं होता है। इस प्रकार के ऊतकों में ब्लड वेसल्स जो है एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो है नर्व सप्लाई इनमें होती है।
यह ऊतक अकोशिकीय निर्जीव आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एक नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग और बेसमेंट झिल्ली होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे पाई जाती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अर्थात जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एपिथेलियल टिश्यू और संयोजी ऊतक के बीच में पाई जाती है। यह जल एवं अन्य पोषण पदार्थों को अवशोषण में सहायता पहुंचाती है। जो उपकला ऊतक है, जो उपकला ऊतक में पाई जाने वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यह जल और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित करके एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करती है। इन ऊतकों के द्वारा घाव भरा जाता है क्योंकि इनमें पुनर्भवन की क्षमता होती है। इस प्रकार के ऊतक जो हैं वो आहार नाल में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। वृक्क नलिकाओं में जो हमारी जो रिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें ये पुनर्अवशोषण जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, तथा ये एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होती हैं। इन प्रकार के ऊतकों में सामान्यतः दो प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। एक मुक्त सतह होती है जो कि बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है, और एक आंतरिक सतह होती है जो कि शरीर की कोई जो ऑर्गन्स हैं उनको ढकने का कार्य करती है। इस एपिथेलियल टिश्यू में हमने देखा कि इनकी जो सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सटी रहती हैं, तो इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन है या इनके जो सेल में जो एक कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए इन सेल्स के बीच में बहुत प्रकार के जंक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं, जो दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब ये सेल जंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन जैसे इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि उंगलियों जैसी रचनाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, एक दूसरे में धस जाती हैं। दोनों प्रकार के जो सेल्स हैं उनकी जो सरफेस हैं वो एक प्रवर्ध जैसे स्ट्रक्चर या संरचनाएं बनाती हैं, और दोनों सेलों के या दोनों सेल्स के जो प्रवर्ध होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, और फिर इन्हीं के द्वारा जो है कोशिकाओं का जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो पाता है। इस प्रकार का जो इंटरडिजिटेशन जो सेल जंक्शन हैं वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में पाए जाते हैं। टाइट जंक्शन ये दूसरी प्रकार के सेल जंक्शन हैं। कुछ स्थानों पर देखिए इसमें लिखेंगे समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका झिल्लियां आपस में एक दूसरे से सट जाती हैं और टाइट जंक्शन बनते हैं। यहाँ पर कोई उंगलियों जैसे प्रवर्ध नहीं है, लेकिन दोनों कोशिकाओं के बीच में आप देख रहे हैं कि ये टाइट जंक्शन जो हैं बन गए हैं, और इन्हीं टाइट जंक्शन से होकर ही जो है पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तीसरे प्रकार के जो जंक्शंस हैं या जो सेल जंक्शन जिनको हम कह रहे हैं वो गैप जंक्शन कहलाते हैं। यह समीप स्थित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बीच आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो स्थानांतरण करते हैं, और इस प्रकार के जो जंक्शंस हैं वो स्किन सेल में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो कोशिकाएं हैं, उन दोनों कोशिकाओं के बीच एक टनल लाइक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, और इन्हीं टनल लाइक स्ट्रक्चर में से जो आयंस और या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में गति करते रहते हैं। देखिए ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, और इन दोनों कोशिकाओं के बीच में ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और इन्हीं टनल लाइक स्ट्रक्चर से ही दोनों सेलों के बीच जो आयंस और ये मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है ट्रांसफर जो है पॉसिबल हो पा रहा है। चौथे प्रकार के जंक्शन हैं इनको डेस्मोसोम्स कहते हैं। देखिए ये डेस्मोसोम का ये फिगर मैंने बनाया हुआ है। इनको फिर हम कभी किसी लेक्चर में फिर से इन सभी सेल जंक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया है जिससे आप जो है सेल जंक्शन के बारे में परिचित हो जाएं। अधिक एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो 3 प्रकार के मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू,
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इनको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जो तीसरे जो ऊतक हैं वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। यहाँ पर केवल हम जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके केवल हम सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है उनको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल जो टिश्यू हैं उनमें केवल कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर पाई जाती है, जबकि कंपाउंड जो टिश्यूज हैं उनमें कोशिकाओं की एक से अधिक परत पाई जाती है। ये मल्टी लेयर टिश्यू होते हैं और ये इनमें केवल सिंगल लेयर टिश्यू हैं। ये सिंपल और कंपाउंड जो टिश्यूज हैं उनको फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, वहाँ पर हम इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। इसी प्रकार से जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उनके भी 3 भाग हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम हैं, इनको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं या स्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल जो है सिंपल और कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है उस पर फोकस करेंगे। सिंपल स्क्वेमस की हम बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ मैंने बताया था अभी, ये एक सिंगल लेयर जो है इनमें केवल कोशिकाओं की परत होती है, केवल एक परत पाई जाती है कोशिकाओं की। स्क्वेमस एपिथेलियल कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से भरी चपटी कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो है साइटोप्लाज्म काफ़ी अधिक मात्रा में भरा हुआ होता है और ये फ्लैट टाइप की सेल्स होती हैं और इनके केंद्र में एक छोटा केंद्रक जो है पाया जाता है। सामान्यतः इन कोशिकाओं की चौड़ाई और इनकी ऊंचाई से अधिक होती है। कुछ स्थानों पर इनकी कोशिकाएं तरंगित हो जाती हैं। तरंगित देखिए इस तरीके से, कभी कभी इनकी जो कोशिकाएं हैं वो तरंगित हो जाती हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब ये वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस प्रकार की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, तो उनको फिर हम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कह देते हैं। जो सिंपल स्क्वेमस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो फर्श पर लगे टाइल्स के समान भी दिखाई देती हैं, इसीलिए इनको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं या इस प्रकार की जो ऊतक हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यह जो है जनरली उन सतहों पर पाए जाते हैं जिनके लिए तरल पदार्थ के सुचारू प्रवाह की आवश्यकता होती है, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स में देखने को मिलते हैं। यह उन एरियाज में भी पाई जाती है जहां पर अणुओं का विसरण होता है। सिंपली इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन से संबंधित कार्य होते हैं, वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अगर इनके उदाहरणों की बात करें तो इस प्रकार के जो ऊतक हैं वो हमारे लंग्स की जो कूपकाएँ होती हैं जिनको हम एल्वुलाई बोलते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के जो है सेल्स जो है पाई जाती हैं, इनको हम न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाने वाले जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पर वोमेन्स कैप्सूल में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका काम फिल्ट्रेशन का होता है, और वहाँ पर इस प्रकार की कोशिकाओं को हम पोडोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग ऊतकों में अलग अलग प्रकार के कार्य होने के कारण अलग अलग प्रकार से ये कोशिकाएं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, लेकिन इनका काम डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का ही ज़्यादा होता है। लाइनिंग ऑफ सीरोम, जो हमारी देहगुहा होती है उसकी लाइनिंग में इस प्रकार के जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू पाए जाते हैं और इनको हम मेसोथेलियम के नाम से जानते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथेलियम, वहाँ पर भी इस प्रकार की जो है ऊतक जो है पाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो ऊतक है वो है सिंपल क्यूबॉइडल ऊतक, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम हिंदी में सरल घनाकार उपकला ऊतक भी कहते हैं। यह जो है इस प्रकार के ऊतक में जो सेल्स होती हैं उनका जो आकार है वो क्यूबॉइडल इन शेप होता है, घनाकार ये सेल्स होती हैं, और इनमें जो केंद्रक है वो जनरली जो केंद्र की ओर स्थित होता है, और इन कोशिकाओं की लंबाई एवं चौड़ाई लगभग समान होती है। सिंपल क्यूबॉइडल ऊतक की हम बात करें तो यह जो है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इस प्रकार के ऊतक हमारे शरीर के कई भागों में पाए जाते हैं,
जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है उसमें ये देखने को मिलते हैं। नेफ्रॉन का जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसमें भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, थायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा जो मिक्स ग्लैंड है, अग्न्याशय है, वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो कि पसीने का स्रावण करती हैं, वहाँ भी ये देखने को मिलती हैं। हमारे इंटरनल ईयर में इस प्रकार की जो टिश्यूज हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा हमारे आँख के विभिन्न भागों में, जैसे आइरिस, कोरोइड, सीलियर बॉडी में आदि में भी इस प्रकार के ऊतक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के ऊतक में कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं। जैसे अगर इस प्रकार के ऊतकों में अगर माइक्रोबिलाई अगर देखने को मिल रही है तो इसको हम ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। जो सेल्स होती हैं उनमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, और माइक्रोबिलाई के प्रेजेंट होने की वजह से ही इनको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और ये जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इस प्रकार की जो ऊतक हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रकार के ऊतकों में सीलिया प्रेजेंट हो तो फिर इनको हम सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह देते हैं। और यह देखिए, जो नेफ्रॉन होता है, जो कि बेसिक यूनिट है हमारी किडनी की, उसके कुछ भागों में ये इस प्रकार के सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। हमारे गोनेट्स में, जो हमारे गोनेट्स होते हैं, ओवरीज और टेस्टिस, वहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम में मॉडिफाइड हो जाते हैं। माइक्रोबिलाई, और कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि माइक्रोबिलाई और सीलिया में क्या अंतर होता है। माइक्रोबिलाई में जो है मूवमेंट नहीं होता है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती है, जबकि सीलिया जो है उनमें मूवमेंट होता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। माइक्रोबिलाई की वजह से जो है एब्जॉर्प्शन जो है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जबकि सीलिया जो है मॉलिक्यूल्स या गैमीट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिनको हम सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं, इन कोशिकाओं का जो आकार है वो प्लर के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनकी लंबाई जो है अधिक होती है और चौड़ाई जो है कम होती है। और इन कोशिकाओं, इन ऊतकों के कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो आधार की ओर स्थित होता है। जैसे कि आप इन सेल्स में देख रहे हैं कि जो इन कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्थिति है, लोकेशन है, वो आधार की ओर है। अगर इनका फंक्शन देखें तो फंक्शन इनका स्रावण और अवशोषण है। ये आमाशय एवं आंत की जो लाइनिंग्स होती हैं उनको ये बनाने का कार्य करती हैं। मॉडिफिकेशन इनमें भी देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, कोशिकाओं के जो मुक्त सिरे होते हैं वहाँ पर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर है। अगर सीलिया पाए जा रहे हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल हो गया, और कोशिकाओं के जो मुक्त सिरे हैं उन पर सीलिया पाए जाते हैं। स्टीरियो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जब कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर माइक्रोबिलाई और सीलिया दोनों प्रेजेंट हों तो इसको हम स्टीरियो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, कोशिकाओं के जो मुक्त सिरे माइक्रोबिलाई एवं बीच बीच में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ड्यूडेनम और इलियम। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ, देखिए ये बिलाई है और यहाँ पर सीलिया है। बिलाई जो है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि सीलिया जो है मूवमेंट करते हैं। दूसरी प्रकार के जो ऊतक हैं वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू संयुक्त उपकला ऊतक कहलाते हैं, और ये जो है मल्टी लेयर्ड टिश्यू होते हैं, मतलब इनमें कोशिकाओं की एक से अधिक परत पाई जाएंगी। इस प्रकार के ऊतक का स्रावण एवं अवशोषण में भूमिका जो है बहुत कम होती है। जैसा कि हमने सिंपल स्क्वेमस में देखा था कि वहाँ पर सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का कार्य वो ज़्यादा करते थे, जबकि इस प्रकार के ऊतकों में इनका रोल बहुत कम होता है। इस प्रकार के ऊतक जो है वो हमें मैकेनिकल और जो केमिकल हैं उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन ऊतकों में जो है काफ़ी अधिक प्रसार की क्षमता होती है, और प्रसार की क्षमता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम जो है दो प्रकार के हो गए,
ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो प्रसार की काफ़ी अधिक क्षमता होती है, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और इसको हम यूरोथीलियम के नाम से जानते हैं। जब काफ़ी समय तक जब हम यूरिनेशन नहीं करते हैं तो हमारे को जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन की मात्रा बढ़ती जाती है, और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो है वो स्ट्रेचिंग होती रहती है, वो फैलता रहता है, प्रसार उसमें होता रहता है। तो इस प्रकार के जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऊतक है वहाँ पर इस जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो जो है यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर इनको हम यूरोथीलियम के नाम से जानेंगे। 4 से 6 जनरली जो है कोशिकाओं की परत होती है, और देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस प्रकार के ऊतकों के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, और सबसे बाहर की ओर जो है इनमें क्यूटिकल जैसा पदार्थ पाया जाता है जो कि इसे वाटर प्रूफ बनाता है। इसके एग्जाम्पल रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा हैं। आप देख रहे हैं ये मल्टी लेयर्ड जो है टिश्यूज हैं, और इनके बीच में देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट ये कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं। दूसरे प्रकार के जो ऊतक थे वो कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ये हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं, अभी हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्टडी किया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है कंपाउंड एपिथेलियम का एक प्रकार था। कंपाउंड एपिथेलियम के दूसरे प्रकार के जो ऊतक हैं वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंपल जो एपिथेलियम था उसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार के हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को हम कंपाउंड स्क्वेमस टिश्यू भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो टिश्यू हैं वो 2 प्रकार के हैं, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, इनमें इस प्रकार के ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है डेड होती हैं, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये हमारे एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो स्किन की सबसे बाहरी परत है, उसमें जो स्केल्स हैं, जो स्केल्स पाए जाते हैं जंतुओं में, जैसे फिशिस में और रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। हॉर्न्स जो हैं, जो इनको हिंदी में सींग बोलते हैं, और ये कैटल्स में देखने को मिलते हैं। नाखून जो नेल्स हैं, और हूफ और पक्षियों के जो पंख हैं वो क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के उदाहरण हैं। यहाँ मैंने जो है क्रेटिनाइज्ड जो है इनके जो एग्जाम्पल हैं, हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स, हूफ्स, बीक, फेदर आदि को मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, और उनमें जो है केंद्रक पाया जाता है। ये हमारे बक्कल कैविटी ऑफ मैमल्स, कॉर्निया ऑफ आइज, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, फेरिंग्स, ईसोफेगस, और जो हमारे जो मुख में जो हार्ट पैलेट होता है उसकी लाइनिंग जो है इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। ये क्रेटिनाइड और नॉन क्रेटिनाइड जो हैं यो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल के एग्जाम्पल थे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये स्तंभाकार या घनाकार सेल्स होती हैं, और इस प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन की अत्यंत क्षमता होती है। ये अपना पोषण जो है कनेक्टिव टिश्यू से प्राप्त करते हैं, और ऊपर की ओर नई सेल्स बनाते जाते हैं, इसलिए इनको हम जर्मिनेटिवम लेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल स्तरित घनाकार। कंपाउंड जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें हमने अभी स्क्वेमस, कंपाउंड स्क्वेमस के बारे में स्टडी किया, जो कि 2 प्रकार के थे, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ये भी जो है मल्टी लेयर्ड टिश्यूज हैं, और इनकी सबसे बाहरी जो कोशिकाओं की परत होगी वो घनाकार कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में 2 से अधिक परत पाई जाती है, और ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, और इनका काम जो है सुरक्षा प्रदान करने का होता है। ये हमारे जो है स्वेट ग्लैंड में पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड में, सीवियस ग्लैंड में और सलाइवरी ग्लैंड में। इस प्रकार के जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं।
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा प्रकार जो है वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यूज हैं। सबसे भारी जो कोशिकाओं की परत होगी वो कॉलमनर होती हैं, यानी पिलर के आकार की होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, इनकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होती है। अब स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियल जो टिश्यू है वो सीलिया की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर सीलिया पाई जा रही हैं इनमें तो इनको हम बोल देंगे सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया उपस्थित होती हैं और ये लैरिंग्स में देखने को मिलती हैं। अगर सीलिया नहीं पाई जा रही है तो नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सीलिया जगह अनुपस्थित होते हैं और ये हमारे एपिग्लोटिस और मेल यूरेथ्रा में इस प्रकार के टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और उसके विभिन्न प्रकारों को हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। इससे अगले भाग में हम लोग जो है ग्लैंडुलर टिश्यू और जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखते रहें। आप लोग नए नए वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए बना के इसमें अपने YouTube चैनल में अपलोड करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे उनके पास भी जानकारी समान रूप से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।